वो डिस्कशन कल काफ़ी सैर हासिल डिस्कशन इस हवाले से हुई थी। हमने ये कहा था कि जो न्यू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको अगर उनका सबूत अगर तलाश करना हो तो एंशियंट ऑर्गेनिज़म्स का जो सिर्फ़ और सिर्फ सबूत हासिल किया जा सकता है दैट इज़ बाय द मीनिंग ऑफ व्हाट यू कैन से फॉसिल्स। ठीक है, ये हमने एक जो है वो बात की थी। और उसमें हमने ये कहा था कि जो हमारे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, इन ऑर्गेनिज़म्स में जितने ऑर्गेनिज़म्स का हमें फॉसिल्स मिलते हैं हम उतना ही ज़्यादा जो है उन ऑर्गेनिज़म्स को क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिज़म्स को रिलेट करते हैं और अल्टीमेटली हम उनका पूरा एक लिंक बना लेते हैं, पूरी एक लीनिएज बना लेते हैं। तो ये एक हमें वो मिल गई थी, एक ना बड़ी डिटेल हमें वो एक सीरीज़ मिल गई थी किनकी, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स की जिन ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो हम कहते हैं कि बेटा माइक ऑफ करें, जिन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम कहते हैं कि वो आपस में रिलेटेड हैं, उनकी एक सीरीज़ हमें इस तरह मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात जो जहन में रखनी है हमने, वो ये है कि अब हम जो आगे स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ की इवेंट्स, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, की इवेंट्स इन लाइफ हिस्ट्री, कि वो क्या इवेंट्स थे लाइफ हिस्ट्री में कि जब ऑर्गेनिजम्स पहले जो है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स से फिर वो यूकैरियोट्स हुए, उसके बाद उनमें मल्टी सेलुलैरिटी आई और आखिरकार उनकी कॉलोनाइजेशन ऑन ऑफ लैंड स्टार्ट हुई। तो वो क्या इवेंट्स थे, फिर इन तमाम इवेंट्स को किसके साथ जोड़ना, इन तमाम इवेंट्स को हम जोड़ते हैं जियोलॉजिकल टाइम के साथ, जियोलॉजिकल टाइम के साथ जोड़ते हैं। और आप लोगों को ये बात पता है कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेसिकली हमें क्या बताता है, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें जो रॉक्स की एज है, इसको हम कह सकते हैं कि इससे हमें बर्थ ऑफ अर्थ का भी पता लगता है और इससे हमें रॉक की एज का भी पता लगता है। रॉक एजेस के ज़रिए जो है वो हम ज़मीन पर होने वाले मुख्तलिफ इवेंट्स, जिसमें जैसे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक टाइम होता था कि जब ये तमाम कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये बिल्कुल वो होते थे, इकट्ठे होते थे, जिसको हम जो है वो पेंजिया भी कहते हैं। ये वर्ड हम यूज़ करते हैं इसके लिए, जब तमाम कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हुआ करते थे, इसको हम पेंजिया कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ये तमाम कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो फिर सेपरेट होते हैं किसी वजह से, दरमियान में से प्लेट्स के मूव होने की वजह से, और उसके बाद फिर इनको जो है वो टुकड़ों में कन्वर्ट होते हैं। तो टुकड़ों में कन्वर्ट होने के बाद इन तमाम ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी चेंज हो जाती है, डिफरेंट जगहों पर चले जाते हैं। तो ये जो इवेंट्स हैं ये बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है। इसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करें या ना करें, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल ही रहना है। याद रखिए, ये जो आप लोगों को ऊपर मैंने कहा था आपको कि ये टेबल हमारा टॉपिक अभी नहीं आया, ये टेबल हम बाद में पढ़ेंगे, वो टेबल हमने आज डिस्कस करना है। याद रखिए, ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, ये वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है बेसिकली जिसका ताल्लुक बायोलॉजी से नहीं है। इस वक्त जो आपके सामने ये बना हुआ जियोलॉजिकल टाइम स्केल जियोलॉजी में भी यूज़ हो सकता है, फिजिक्स में भी यूज़ हो सकता है, केमिस्ट्री में भी यूज़ हो सकता है, किसी भी फील्ड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इसमें ये डिफरेंट जो आपके सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके आगे जो लाइफ इवेंट है उसको डिस्कस करना शुरू कर दें तो फिर उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल का ताल्लुक किससे हो जाता है, बायोलॉजी से हो जाता है। तो ये बड़ी ही बुनियादी बात है जो समझने की है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं बना गया, बल्कि बेसिकली जियोलॉजिस्ट्स के लिए बना गया है, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बनाया गया है, ज़मीन पर डिफरेंट तरह की डिस्कवरीज वगैरह करने के हवाले से बनाया गया है। अब अगर आप अगर एक नज़र इसको देखते हैं तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये हमारे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स में शुमार होता है, लेकिन इसके हवाले से कुछ चीज़ें हम इसको अगर एक एक इसका बॉक्स डिस्कस करें, एक एक टॉपिक डिस्कस करें, तो हमें पता लगेगा कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारे इल्म में एज सच नहीं है। ठीक है, तो हम इसको अपने इस बेसिक नॉलेज को ज़रा रिकॉल करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास इस एक पूरे बॉक्स के अंदर हमारे पास टोटल 4 कॉलम बने हुए हैं। अब ये जो 4 कॉलम बने हुए हैं, इन 4 कॉलम्स में ये जो कॉलम है इसको अगर से सेपरेट नहीं किया गया, इसको आप 5वां कॉलम शुमार कर लीजिए।
याद रखिए हमारे पास किसी भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमारे पास टाइम यूनिट्स होते हैं। ये जो टाइम यूनिट्स होते हैं ये डिफरेंट बेसिस पर बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक दिन है, ठीक है। दिन जो है वो एक्चुअली टाइम का यूनिट है, टाइम का यूनिट कह लीजिए, टाइम का एक जो है वो पार्ट कह लीजिए, लेकिन दिन जो है वो टाइम का एक पार्ट है। उस दिन को आप जो है वो 24 घंटों में डिवाइड करते हैं। उस टाइम को जब आप मज़ीद डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर 60 मिनट निकल के आते हैं। 60 मिनट में से 1 मिनट को निकाल के जब आप मज़ीद डिवाइड करते हैं तो 60 सेकंड्स निकल आते हैं। अच्छा, टाइम का एक और यूनिट क्या होता है? 1 वीक होता है। उस एक वीक में कितने डेज़ होते हैं? 7 डेज़ होते हैं। अगर आप एक लम्हे को ये कंसिडर कर लीजिए कि ये जो आपके सामने पूरा टेबल बना हुआ है, दिस टेबल कंसिस्ट्स ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक है। अब इस एक में ये 1 ईयर है। इस 1 ईयर में आप कह लें जी या इसको एक और अंदाज से बनाते हैं हम, इसको इस तरह नहीं बनाते बल्कि इसको एक और अंदाज से बनाते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये जो 1 ईयर है ये हम शुमार कर लेते हैं कि ये देखिएगा, इसको हम जो है वो यहाँ से कहते हैं कि हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है ये हर एक ये हिस्सा इतना जो ये रोज़ जो बनी हुई हैं ये एक एक साल है हमारे पास, ठीक है। ये एक साल है। अब आप जब इस साल को कहते हैं कि एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, ठीक है। आपके पास फ़र्ज़ कर लें 4 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। ये जो आपके पास 4 साल का रिकॉर्ड मौजूद है, इसमें आप अगर जो है वो अपने पास जो डेटा कंसिडर करते हैं कि आपके पास लाइफ के लिहाज से, याद रखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से बात हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से आपके पास जो डेटा है सबसे ज़्यादा वो सबसे करीबी साल का डाटा है, यानी चौथे साल का। अर्थ को बने हुए जितना टाइम हुआ है वो पहला साल जिसमें अर्थ बनी उस साल को आपने नाम दे दिया हेडियन ईयर। फिर उसके बाद अगले साल को आपने नाम दे दिया आर्कियन ईयर, फिर प्रोटेरोजोइक जोइक, फिर फनेरोजोइक। अब उसके बाद आप डिवाइड करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मंथ्स को आप नाम इरा को आप नाम देते हैं मंथ्स का, कि एक ये आपके ईयन को आपने किसका नाम दिया? ईयर का। सबसे बड़ा टाइम का यूनिट ये ईयर। एक ईयर में कितने मंथ्स हैं? अब आपको पता ये लगता है कि इसमें आपके पास टोटल 3 मंथ्स आपने बना दिए। ये आप कहते हैं जी ये आपके पास वीक्स हैं, ये आपके पास डेज हैं। अच्छा, अब आप लोगों को यूँ लग रहा होगा जैसे मैं बहुत ज़्यादा बात को दूर लेकर जा रहा हूँ या शायद मैं गलत बात कर रहा हूँ। मैं इस बात को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो आम फहम डेज़ है ना, उनको अगर आप बड़े से बड़े यूनिट में इकट्ठा करते जाएंगे तो टाइम का बड़े से बड़ा यूनिट बनता जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेज़ को मिलाते हैं तो वीक्स को मिलाते हैं तो मंथ्स को मिलाते हैं तो ईयर्स को मिलाते हैं तो डेकेड्स को मिलाते हैं तो सेंचुरीज़ को मिलाते हैं तो मिलेनियम। बड़े से बड़े आप डेकेड्स जो हैं वो बड़े से बड़े टाइम यूनिट्स आप बनाते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप साइंटिफिकली डिवाइड करें तो ये जो आपके पास जितने भी ये जो यूनिट्स हैं टाइम के, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा साल और उनमें होने वाले इवेंट्स के लिहाज से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। हमने अर्थ को बहुत बड़ी बड़ी जो उसके ऊपर एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके लिहाज से हमने अर्थ को डिवाइड किया हुआ है। जैसे मैंने इनको कहा था ईयर्स का, ये ईयर्स नहीं है, बल्कि हमारे पास तो इस वक्त अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा पॉसिबल टाइम यूनिट है, वो कौन सा है? वो है ईयन। ईयन सबसे बड़ा पॉसिबल टाइम यूनिट हुआ करता है, ठीक है। ये उसी तरह है जिस तरह मैंने इसको ईयर लिखा था। हमारे लिए जो सबसे बड़ा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी सबसे बड़ा जो टाइम यूनिट होता है आमतौर पर वो डेकेड होता है, ठीक है। हम कई डेकेड्स जी लेते हैं, 7 डेकेड्स जी लेते हैं, 8 डेकेड्स, डेकेड 10 साल को कहते हैं ना, हम 7 डेकेड्स जी लेते हैं, 8 डेकेड्स जी लेते हैं। तो ये तमाम जब ये हमारा जो आमतौर पर सबसे बड़ा यूनिट होता है वो डेकेड होता है। कुछ हमारी लाइफ का सबसे बड़ा यूनिट होता है कुछ लोगों के लिए वो 1 सेंचुरी हो जाता है कि वो 1 सेंचुरी जी लेते हैं। लेकिन अर्थ की लाइफ का जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड है जिसके हवाले से हम बात करते हैं वो ईयन है। इस ईयन में भी हम कहते हैं कि अर्थ जो है वो 4 ईयन्स जो है वो चौथे ईयन में है। पहला ईयन जिसको आप हेडियन ईयन कहते हैं, ठीक है। ये वो टाइम है जहां जिसको हम स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ से हम स्टार्ट करते हैं हेडियन पीरियड,
ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक बात आपको जो है वो मैं यहाँ से एक और एक मिनट ठहरिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है ना वो इमेजेस के ज़रिए जो है वो एक दो और चीज़ें भी हाँ जी, ये जो है ना मेरा मकसद था, ये वाली डायग्राम निकाल लेते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जब ये आएगा फिर उसके बाद शुरू करेंगे। अब हेडियन जो टाइम है, ये बेसिकली हमें कैसे पता लगा कि ओरिजिन ऑफ अर्थ किस वक्त हुआ। जो लास्ट रॉक थी जो डेट की जा सकती थी वो कौन सी थी, वो हमें पता लगा कि अर्थ की लास्ट रॉक जो सबसे पुरानी डेट की गई वो थी 4.6 बिलियन ईयर्स। तो उसके ज़रिए हमने हेडियन जो हेडियन ईयन है उसको वहाँ से हमने स्टार्ट किया। यहाँ हमारे पास ये जो टोटल एरिया है इसमें हमारे पास कोई फॉसिल नहीं है। याद रखिए, ये वो टाइम है जब साइंटिस्ट के ख्याल में, साइंटिस्ट ने हाइपोथेसाइज किया कि लिविंग ऑब्जेक्ट ओरिजिनेट अभी हो रहे थे। ठीक है, ये वो एरिया है, ये वो टाइम है, ये वो टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इसको हम, क्योंकि इसके आपने अगर कभी गौर किया हो ना, तो आप देखिएगा कि प्रोटेरोजोइक इयॉन में नियो प्रोटेरोजोइक इरा आता है और इसका एक पीरियड आता है एडिकैरियन, एडियाकैरन। एडियाकैरन जो पीरियड आता है इसको भी हमने, लेकिन इसमें कोई ना इरा है ना पीरियड है, ना ही इसमें कोई इरा है ना पीरियड है। उसकी वजह क्या है, याद रखिए, जब भी हम छोटे छोटे यूनिट्स में इस पूरे टेबल को डिवाइड करते हैं तो हम इसको किस बेस पर डिवाइड करते हैं, रिकॉर्ड्स की बेस पर डिवाइड करते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो अर्थ की एक्टिविटी से भी हो सकता है, अर्थ एक्टिविटी से भी हो सकता है, और उसके साथ साथ इस रिकॉर्ड का ताल्लुक जो है वो लाइफ के साथ भी हो सकता है। तो ये जो टेबल है इसके डिफरेंट लेवल्स बनना, उसमें रिकॉर्ड बहुत मैटर करता है। अब ये जो हेडियन और आर्कियन इयॉन्स हैं इनमें हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इस वजह से हम इनको इनके सब यूनिट्स में डिवाइड अभी तक नहीं कर सके। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे पास जो मोस्टली लिविंग ऑब्जेक्ट्स का, मैंने इसीलिए आपको शुरू में बात ही जियोलॉजी से की है। मैंने लिविंग ऑब्जेक्ट्स से बात क्यों नहीं शुरू की, मैंने लिविंग ऑब्जेक्ट्स से बात इसलिए नहीं शुरू की बेटा, क्योंकि हमारे पास जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स का असल रिकॉर्ड है ना, असल सही जो रिकॉर्ड हमारे पास है, आप यकीन करें वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो है लास्ट हाफ बिलियन ईयर। हाफ बिलियन ईयर, ये आखिरी हाफ बिलियन ईयर है जिसका हमारे पास लिविंग ऑब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। उससे पहले का हमारे पास लिविंग ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ख़ास तौर पे जो हार्ड पार्ट्स हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं है। इसको हम क्या कहा करते हैं आमतौर पे, ये जो जितना पिछला पीरियड है इसको हम इस लिहाज से नाम दिया करते हैं। और कीजिएगा, आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लाइफ पीरियड है इसको हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो है, कैम्ब्रियन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये वो टाइम है जिसमें हमारे पास एक्सीलेंट फॉसिल्स प्रिजर्व्ड हमें मिल जाते हैं। ठीक है, हार्ड पार्ट्स के साथ हमें फॉसिल्स मिल जाते हैं। इससे पीछे, इसीलिए इससे ऊपर के टाइम को आप क्या कहते हैं, इससे ऊपर के टाइम को बेटा आप नाम देते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का नाम देते हैं कि इससे आगे हमें फॉसिल मिलते रहे, तो ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहलाता है। तो इससे पीछे का हमारे पास लिविंग ऑब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड तो अगरचे नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत फॉसिल रिकॉर्ड है वो किसका मौजूद है, वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स का फॉसिल रिकॉर्ड्स मौजूद है। और प्रोकैरियोट्स का फॉसिल रिकॉर्ड कैसे मिलता है, वो बड़ी ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमें साइंटिस्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह की चीज़ भी तलाश करके उसको जो है वो कहा कि हाँ ये एक सबूत हो सकता है, ये एक फॉसिल हो सकता है, वरना प्रोकैरियोटिक फॉसिल तलाश करना बहुत मुश्किल है। बट व्हाट आई रेड, जब मैं पहले भी और अभी भी जब भी मैं पढ़ता हूँ ये चीज़, तो मैं हैरान रह गया कि किस तरह साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया होगा कि ये चीज़ फॉसिल हो सकती है। वाहिद जो चीज़ हमें प्रोकैरियोट्स का सबूत देती है, वो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो आप खुद भी हैरान होंगे तो कि हमें साइंटिस्ट ने किस हद तक जाकर सोचा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो इयॉन्स हैं,
इसमें हमारे पास फिर आर्कियन आ जाता है, फिर प्रोटेरोजोइक आ जाता है, फिर फेनेरोजोइक आ जाता है। ये वो ईयन है जो इस वक्त चल रहा है, फेनेरोजोइक ईयन। मतलब अब अगर आप अपने आप को इस पूरे टेबल में जो है वो ऐड कर लें, अगर आप इस अपने आप को इस पूरे टेबल के अंदर जो है वो कंसिडर करें, देन यू आर लिविंग इन द ईयन ऑफ फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक ईयन में आप जो है वो रह रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इसी को फिर मेजर इवेंट्स की बेस के ऊपर छोटे छोटे मजीद यूनिट्स में चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा ये जो इराज है ना, ये जो अगला छोटा यूनिट है टाइम का, इरा, ये जो इरा है इसमें आप कहते हैं कि हर इवेंट जो है वो किसको किसका नाम देता है, वो मैस एक्सटिंक्शन है। यानी ये जो इराज हैं, हर इरा के एंड पे कोई ना कोई ऐसी एक्सटिंक्शन हुई है जिसने ऑलमोस्ट 70% लिविंग ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दिया है, 70% लिविंग ऑब्जेक्ट्स को उसने उड़ा कर रख दिया। 70% लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो उस वक्त अर्थ पर मौजूद थे, ऐसा इवेंट जो उस वक्त की मौजूदा लाइफ को उड़ा कर रख दे, उसको आप कहते हैं मैस एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये मैस एक्सटिंक्शन यहाँ ये जो आपको हर जगह पर ये मिल रहा है, ये मैस एक्सटिंक्शंस के इवेंट्स हैं। खैर ये तो नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कुछ लाखों साल बाद, कुछ लाख साल बाद, जैसे आई थिंक ये तकरीबन जो है वो कहा जाता है कि 20 लाख 15-20 लाख साल बाद वो क्या है, वो एक एक्सपेक्टेड है एक मैस एक्सटिंक्शन। और ख़ास तौर पे वो मैस एक्सटिंक्शन किस सूरत हाल में, कम से कम आइस एज तो एक्सपेक्टेड है, मैस एक्सटिंक्शन हो या ना हो, क्योंकि आइस एज मैस एक्सटिंक्शन उस तरह नहीं कहला सकती। बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि आइस एज सर्वाइव कर जाते हैं, तो आइस एज अभी आई है, बहुत कम टाइम गुजरा है जिसमें आइस एज आई है। ये जो आप इस वक्त होलोसीन देख रहे हैं, इस होलोसीन से पहले ये जो प्लिस्टोसीन है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसमें आइस एज मौजूद थी बेटा। लेकिन ये इस दौर में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म डेड नहीं हुए। तो ये जो प्लिस्टोसीन और होलोसीन के दरमियान में जो डिस्टेंस है बेटा, वो बेसिकली आइस एज का है। मैं जो आइस एज एनिमेटेड मूवी की बात करूं वो और है, वो और चीज़ है। ये आइस एज बाकायदा आई थी, ठीक है, और वो जो एनिमेटेड मूवी है वो इसी के ऊपर बनी हुई है, लेकिन उसमें बड़े बड़े ब्लंडर हैं 2-3। जैसे उसमें उन्होंने डायनासोर की एग्जिस्टेंस दिखाई हुई है, तो वो खैर एक अलग बात है, उसको छोड़े। तो ये जो हर एक इवेंट है ना, हर एक इवेंट है या हर एक जो डिवीजन है, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा इवेंट इन्वॉल्व है जिसकी बुनियाद पे आप ये कहते हैं कि इस टाइम पर अर्थ के ऊपर कोई ऐसा चेंज आया जिसने उस वक़्त की लाइफ को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। और मैस एक्सटिंक्शन क्या है? मैस एक्सटिंक्शन वो इवेंट है जिसने ऑलमोस्ट 70 to 80% लिविंग ऑब्जेक्ट्स को उस अर्थ पर से उड़ा कर रख दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मीसोजोइक। अब ये जो मीसोजोइक इरा है, इसको आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, इसको आप कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। इस जमाने में एंजियोस्पर्म्स भी डेवलप होना शुरू हो गए थे। वजह क्या है? ख़ास तौर पे ये वो टाइम है जब जिम्नोस्पर्म्स ख़ास तौर पर मौजूद थे। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्रूट नहीं लगता, ठीक है, ये आम तौर पर कोनीफर्स कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म इस वक्त एक यूँ कह लीजिए डाइवर्सिटी के हिसाब से थोड़ा सा लोअर ग्रुप शुमार होता है। जो डोमिनेंट प्लांट हैं करंट एरा के, करंट ईयन के, इस वक्त जो टाइम चल रहा है, वो एंजियोस्पर्म्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक वैसे हैं बहुत ज़्यादा वो भी, क्योंकि आप जब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो एंजियोस्पर्म्स का सर्वाइवल कम होता जाता है, जिम्नोस्पर्म ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप जब इतनी ऊपर चले जाते हैं जहाँ जिम्नोस्पर्म भी सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे पाकिस्तान में ऐसा इलाका आकर जाकर आता है द्योसाई प्लेन्स। द्योसाई सकर्दू से ऊपर पाकिस्तान दुनिया की छत कहा जाता है, 17,000 फुट बुलंद है ये समंदर की सतह, समंदर से, ठीक है। तो 17 या 20,000 है तकरीबन उस जगह पर कि उसको, उस एरिया को आप कहते हैं टुंड्रा। बायोम्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, बायोम्स के बारे में इंशाल्लाह जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल्ड डिस्कशन बताऊंगा कि बायोम होता क्या है, ठीक है। तो लेकिन वो एरियाज कहलाते हैं टुंड्रा। उससे नीचे जब आए जिम्नोस्पर्म्स आज के ज़माने में भी बड़ी कामयाबी से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट नॉट एज सक्सेसफुल एज एंजियोस्पर्म्स। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मीसोजोइक, ये वो टाइम था जिसमें
जो जिम्नोस्पर्म्स है उनकी डाइवर्सिटी। सॉरी बेटा सदफ, माइक ऑन हो गया आपका। अच्छा, ये वो टाइम है जिसमें प्लांट्स भी काफ़ी हद तक डोमिनेट करना शुरू हो गए थे। ठीक है, अब मैं ये बात मुख्तसर करता हूँ, बात को ज़्यादा तूल नहीं देते। ये वो टाइम है जिसमें ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट कर रहे थे, एक रेप्टाइल्स और दूसरा जिम्नोस्पर्म। ये को एग्जिस्ट कर रहे थे, और रेप्टाइल्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या था? बहुत बड़ी बड़ी गर्दनों वाले थे। एज ऑफ रेप्टाइल, किंगडम ऑफ रेप्टाइल्स था, डायनासोर्स थे। तो डायनासोर्स जो हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स थे कि जो हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों तरह के थे। और जो डायनासोर्स हैं वो इस तरह के हर्बीवोर थे। जाहिर है इतनी ऊंची ऊंची गर्दनें थी जिसकी वजह से उनको बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट्स को एज ए फूड यूज़ करना पड़ता था। तो ये अगर आप देखें, अभी भी अगर आपने जो है वो देखना है कि डायनासोर्स के ज़माने में किस साइज़ के दरख्त मौजूद हो सकते थे, तो आप कैलिफोर्नियन जो है फॉरेस्ट, उसकी मिसाल आप ले सकते हैं, रेडवुड फॉरेस्ट। ये वो हैं कि जिनका बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के जो हैं वो दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कैमरे में पूरा आ रहा हो, इतने इतने बड़े दरख्त हैं यहाँ पे, कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं है। ये देखिए कहाँ इसकी ऊंचाई नहीं है, ये इसकी ऊंचाई नहीं है, पीक नहीं है, पीक तो बहुत ऊपर जाके है। ये देखिए जैसे ये पिक्चर आई थी अभी, सॉरी ये भी एक पिक्चर है। तो बेसिकली ये जो इरा है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये दरख्त कहाँ गए? अगर ये पूरी अर्थ पर फैले हुए थे तो ये कहाँ गए? असल बात जो थी वो मैं ये करना चाह रहा था कि असल में ये जो ट्रीज़ थे और ये जो डायनासोर्स थे, ये वो टाइम था जहाँ पर वो इवेंट आता है जिसको आप तो आमतौर पर हम क्या कहते हैं, मैस एक्सटिंक्शन, मेटेरॉइड फॉलिंग। और इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, अगर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ एसएस अली की बुक का वो टुकड़ा शेयर करूँ जिसमें वहाँ पर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है। और ये चीज़ जो है ये मैं कोशिश करूँगा, एक जो है लेटेस्ट रिसर्च भी मैंने पढ़ी थी उसमें भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि सिर्फ मेटेरॉइड से डायनासोर्स ख़त्म हुए। मेटेरॉइड्स के आफ्टर इफेक्ट्स कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से डायनासोर्स ख़त्म हुए हैं। मतलब मेटेरॉइड के गिरने के फ़ौरन बाद डायनासोर ख़त्म नहीं हुए। पहली बात, ये पहली मिसकंसेप्शन है जो ठीक करने की ज़रूरत है। ये पहली मिसकंसेप्शन है। दूसरी जो मिसकंसेप्शन ख़त्म करने की ज़रूरत है वो ये है कि मेटेरॉइड गिरने के बाद टोटल लाइफ अर्थ से वैनिश हो गई थी। नहीं, अगर टोटल लाइफ वैनिश हुई होती तो इस वक्त ह्यूमन का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल था अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवोल्यूशन। उस वक्त बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, चले मैं अभी हमने कल ही टॉपिक पढ़ा है उसी से ऑनवर्ड मूव करते हैं। उस वक्त बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म बच गए जो छोटे रेप्टाइल्स थे, यानी डायप्सिड्स थे, दो ऑर्बिट्स वाले, जिनकी स्कल में दो ऑर्बिट्स थे, वो डायप्सिड बच गए थे। और वही डायप्सिड आगे जाकर साइनेप्सिड्स में कन्वर्ट हुए और फिर मैमल्स की तरफ बनना शुरू हुए। तो ये जो एक गलत किस्म की जो है, और ये भी कहा जाता है कि जिस टाइम पे मेटेरॉइड गिरा उस टाइम पर भी इवन कुछ रेप्टाइल लाइक मैमल्स एग्जिस्ट कर रहे थे जिनमें जो है वो मिल्क फीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा था या आने वाला था। उस टाइम पर भी वो एग्जिस्ट कर रहे थे। और ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इसमें 100% डायनासोर तो ज़रूर ख़त्म हुए होंगे उस एक इवेंट और उसके आफ्टर शॉक्स में, बल्कि इवन मेटेरॉइड के गिरने के बाद 100% डायनासोर भी उसके इम्पैक्ट में नहीं आए, माइग्रेट करते गए। हाँ, एक बहुत बड़ी रीज़न क्या कही जाती है कि जो डायनासोर्स हैं उनके लिए जो उनका जो फॉरेजिंग थी, जो उनका फूड था, उसमें हर्बीवोर को भी काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि अर्थ का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया जिसके नतीजे में वो सरवाइव ना कर सके। अर्थ का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया जिसके नतीजे में ना प्लांट्स रहे इतने ज़्यादा कि वो सरवाइव करते, ना एनिमल्स रहे ऐसे कि डायनासोर्स अपना पेट उससे भर सकते और उनको जो है वो एज ए फूड यूज़ कर सकते। ऐसे डायनासोर ऐसा फूड भी नहीं रहा, जिसकी वजह से फिर एक चीज़ और भी कही जाती है कि गालिबन जो है उस एक मेटेरॉइड गिरने के बाद वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई जिसकी वजह से प्लांट्स और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ डायनासोर्स को। तीसरी एक और बात बताई जाती है कि डिजीज़ थी कोई,
उस डिजीज़ के नतीजे में भी ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो है वो डायनासोर्स का ख़ात्मा हुआ। तो ये अकेली रीज़न हरगिज़ नहीं है कि डायनासोर्स जो हैं वो सिर्फ उस वजह से ख़त्म हुए हों। तो ये मीसोज़ोइक एरा जो है, उसके बाद मैस एक्सटिंक्शन आती है सीनोज़ोइक की, ठीक है। अब यहाँ से इन्वायरमेंट होना शुरू होता है चेंज। इस मेटेरॉइड के गिरने के बाद इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू होता है और हालात सूटेबल आते हैं किसके लिए? टेट्रापोड्स के लिए, ख़ास तौर पर किसके लिए? मैमल्स के लिए। टेट्रापोड्स तो रेप्टाइल्स भी थे, लेकिन मैमल्स के लिए हालात सूटेबल होना शुरू होते हैं यहाँ से। अनटिल अनलेस इधर आकर क्या आ जाती है? आइस एज आ जाती है, और जो आइस एज है वो अच्छा खासा जो है वो अच्छे खासे ऑर्गेनिजम्स को वंस अगेन अर्थ की सरफेस पर से वाइप आउट कर देती है। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो 11th एडिशन है जो मैंने रीड किया उसमें ये टेबल ज़रा डिफरेंट अंदाज में बना हुआ था, अच्छे अंदाज में बना हुआ था। यहाँ पर ना इन्होंने टेबल के आगे लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं लिखे, टाइम नहीं लिखा। चलिए मैं 10th एडिशन भी ओपन करता हूँ, हो सकता है उसमें मिल जाए। मेरे पास शॉर्ट में 10th भी है, 12th भी है, 11th नहीं है। 11th जो मैं पढ़ के आता हूँ। अच्छी भोगरी सूरत हाल। यहाँ पर जो है वो हम अभी इसको देखते हैं, ये इसमें कुछ शायद वो टेबल ये बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। ये सर देख जी, जो बोलिए ये बोलिए। एराज हैं, एरा एक एरा के बाद मतलब एक्सटिंक्शन आई तो नेक्स्ट एरा शुरू हो गया, तो ये तो डिफरेंस है ना अगला एरा शुरू होने का। तो जो ईओन है ये कैसे पता चला साइंटिस्ट को कि यहाँ तक एक ईओन होगा और यहाँ तक यहाँ से अगला ईओन शुरू होगा? इसमें ना जो रॉक की लेयर्स है ना वो मैटर करती है। ये देखिए गौर कीजिए, ये जो रॉक की लेयर्स है ना, ये जो रॉक की लेयर्स हैं, इन्होंने बाकायदा इसका कलर डिफरेंट बनाया हुआ है इनका ना। फेनेरोजोइक का कलर देखिए, फिर उसके बाद जो है वो फनेरोजोइक में इन्होंने पेलियोजोइक को अलग कलर दिया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये रॉक लेयर्स हैं जिनके जिनके ज़रिए जो है उसको, एक होता है ना कि एक्सटिंक्शन, हमें पता लगा कि जी इस टाइम पे आके एकदम कोई स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई, उसके बाद उस फिर जो है वो दोबारा शुरू हुई, ठीक है। तो ये जो आपको इवन यहाँ पर भी थोड़ा सा ना आप इस डायग्राम में भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो जो ऊपर का टेक्सचर है उसमें आप देखेंगे ना रॉक की लेयर्स को, तो ये आपको कितनी ही डिफरेंट लेयर्स आपको दिख रही हैं। ख़ास तौर पे ये सबसे दिलचस्प है, ये मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, ये लेयर बहुत ही दिलचस्प है, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर है ये, फिर उससे ऊपर की ये जो लेयर है, नीचे की जो लेयर्स हैं, ये हैं छोटे छोटे इवेंट्स। लेकिन उससे नीचे जो है वो कुछ ऐसा है कि शायद पानी की वजह से या किसी वजह से जो रॉक की लेयर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े यूनिट्स में डिवाइड हुई हुई हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट ने उस बेस पर इनको डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मज़ीद जो है वो हम डिस्कशन देख लेते हैं पिक्चर से। ये आर्कियन, इन्होंने आर्कियन से शुरू किया हुआ है, हेडियन से इन्होंने भी नहीं शुरू किया हुआ। प्रोटेरोजोइक, ये यहाँ पर जो है वो उसके जरिए स्टार्ट की, कोई अच्छी डायग्राम मिल जाए ना। ये बहुत अच्छी डायग्राम है, बहुत अच्छी पिक्चर है। इससे भी आपको जो है वो रॉक की लेयर्स का अंदाज़ा हो रहा है। अब आप जब भी जहाँ कहीं जाएं हिली एरियाज़ में, तो आपको मैं अब चले मैं आपको एक आइडिया, आप अगर हिली एरियाज़ में जाएं और कलर कहार की सॉल्ट रेंज से गुजरें तो आपको इस तरह के कई नज़ारे मिलेंगे। अगरचे हमने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी सॉल्ट रेंज का धमाके कर करके, और उसको जो है वो डिफरेंट तरह से उसको डिस्टर्ब कर करके, लेकिन इस तरह का नज़ारा आपको अपने आम सफ़र में पाकिस्तान में अगर कहीं मिल सकता है ना, तो वो है सॉल्ट रेंज,
ठीक है। तो रॉक लेयर्स बेसिकली ये जो डिवीजन है, ये जो अब आपको यहाँ पर दिख रही है, इसका ताल्लुक मैस एक्सटिंक्शन से, नीचे वालों का ताल्लुक मैस एक्सटिंक्शन से उतना नहीं है, बल्कि नीचे वालों का ताल्लुक जो है प्री कैम्ब्रियन जो टाइम है उसका ताल्लुक ज़्यादातर रॉक लेयर से है, कि रॉक लेयर्स जो हैं उनका सेट उन्होंने किस किस तरह से डिवाइड किया हुआ, ठीक है। ये जो बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इराज हैं, अगर यहाँ मैस एक्सटिंक्शन इन्होंने दी हुई है ना, तो इसका मतलब है इसका ताल्लुक तो हो गया लिविंग ऑब्जेक्ट से। लेकिन आपका सवाल ये था कि जहाँ हमें लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं अवेलेबल, यानी ये जो प्री कैम्ब्रियन है, ये जो आपके पास प्री कैम्ब्रियन है, जहाँ हमें नहीं अवेलेबल प्री कैम्ब्रियन में, वहाँ हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स या मैस एक्सटिंक्शन का अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं? तो बेटा यहाँ पर जो मैटर करता है वो रॉक लेयर्स मैटर करती हैं, कि किस तरह की रॉक लेयर्स कितने लंबे अरसे तक हमें जो है वो रॉक लेयर्स जो हैं वो मिलती रही हैं, एक ही तरह की रॉक लेयर्स मिलती रही हैं, उनका हाफ लाइफ वगैरह एक ही तरह का है, वो कितने लंबे अरसे तक मिली हैं। तो वो ये जो टाइम यूनिट्स हैं इराज के, ये हमें इयॉन्स के जो टाइम यूनिट्स हैं, ये हमें रॉक लेयर्स के जरिए पता लगते हैं। जी बेटा। यहाँ हमने क्या कहा, रॉक लेयर्स, यहाँ हमने क्या कहा, मैस एक्सटिंक्शन। उसके बाद आगे दोबारा से एक चीज़ आ जाती है, पीरियड्स, छोटे छोटे। अब अगली डिवीजन आ जाती है, दोनों बुक्स को इकट्ठा कर देते हैं हम, ये हमारी ये बुक, ये अच्छा, अब आप अगर ज़रा गौर करते हैं तो आपको पता ये लगता है कि यहाँ पर ये जो पीरियड गिवन है, ये एक और टाइम यूनिट है। अब ये जो पीरियड्स के दरमियान में छोटे छोटे डिविजन्स है ना, इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये किसी एक स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन है, मैस एक्सटिंक्शन नहीं है, बल्कि इससे नीचे जो छोटे छोटे आपको नज़र आते हैं, इनमें माइनर एक्सटिंक्शंस मौजूद हैं। जैसे कोई एक स्पीशीज़ या दो स्पीशीज़ या किसी भी तरह से कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो इस टाइम पर एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की स्पीशीज़ अगर एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, तो माइनर एक्सटिंक्शंस जो हैं वो आपके इस पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के मज़ीद छोटे सब यूनिट्स बनाती हैं, ठीक है। जैसे अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, माइनर एक्सटिंक्शन के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ भी है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, यानी ये जो डिविजन्स है ना, पीरियड्स और इपॉक, इपॉक कहते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ये दो चीज़ें हैं जिनकी बेस पे हम पीरियड्स और इपॉक्स को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। इसको इपॉक भी कहा जाता है, इपॉक भी कहा जाता है। अब इसमें आप देखिए, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जुरासिक, जुरासिक में मैंने अभी आपको क्या कहा था, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो अबंडेंट थे, ये देखिए ये लिखा हुआ है, जिम्नोस्पर्म्स और डायनासोर्स अबंडेंट थे। ट्रायसिक में भी जिम्नोस्पर्म अबंडेंट थे, ठीक है। लेकिन क्रिटेशियस में आकर क्या आता है, फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं ये अबंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, या अपीयर होते हैं कम से कम, ठीक है, ये सिर्फ अपीयर हो रहे हैं। उसके बाद क्या आता है, एक मैस एक्सटिंक्शन का पीरियड आता है। मैस एक्सटिंक्शन का टाइम आता है, उसके बाद जो बच जाता है, जो ऑर्गेनिजम्स बच जाते हैं, अब उनका सर्वाइवल है। फॉर एग्जांपल, अब इस वक्त जो 3 तरह के सबसे ज़्यादा मेजर ग्रुप्स बच जाते हैं, वो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं और पोलिनेटिंग इंसेक्ट्स हैं। और पोलिनेटिंग इंसेक्ट्स से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर पोलिनेटिंग इंसेक्ट्स बचे हुए हैं तो इसका मतलब है वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स के ज़रिए पोलिनेट करते हैं, वो भी अब एकदम बूस्ट जो है वो पकड़ेंगे। और इंसेक्ट्स के ज़रिए कौन ज़्यादातर पोलिनेट करते हैं, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावर देके, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स पे फ्लावर्स नहीं होते, कॉन्स होती हैं, वो भी बड़े ही डल कलर की होती हैं, वो किसी भी इंसेक्ट को उस तरह अट्रैक्ट नहीं करती जिस तरह फ्लावर्स की रंगत कर सकती है। फ्लावर्स में क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कलर ऐसा ज़बरदस्त देते हैं फ्लावर को कि उनकी जो है वो अबंडेंस शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पर गौर कीजिए कि अब यहाँ से जो इस एक्सटेंशन के बाद अब नई से नई एवोल्यूशन हमें नज़र आती है। अब यहाँ पर आकर गौर कीजिए, ये प्लेस्टोसीन है, ये वो टाइम है जहाँ पर आइस एज आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बाइपीडल ह्यूमन एंसेस्टर्स भी मौजूद हैं प्लेस्टोसीन से पहले। अब अगर आप इपॉक को देखें ना, इपॉक को देखते हैं तो पीरियड्स को मज़ीद छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनको आप इपॉक कह रहे हैं। इनके अंदर यहाँ पर वंस अगेन हमें क्या नज़र आता है, हर इपॉक में हमें
नई से नई स्पीशीज बनती नजर आ रही हैं, नई से नई डेवलपमेंट अर्थ पर होती नजर आ रही है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि शुरू की जो मेजर लेयर्स थी वो रॉक डिपेंडेंट थी। अब रॉक की डिपेंडेंस उतनी नहीं रह गई, बल्कि हमारे लिए जो इसकी डिवीजन सबसे ज़्यादा आसान पॉसिबल हुई है, उसमें जो जियोलॉजी है वो भी मोहताज हो जाती है किसकी, बायोलॉजी की, क्योंकि हमें पता लगता है कि हर छोटे छोटे टाइम के बाद जो लाइफ है उसमें मज़ीद डेवलपमेंट आ रही है, मज़ीद हमें वैरायटी नज़र आ रही है। ये देखिए इसका जो पेलियोजीन, अब पहले एक दफ़ा पीरियड डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इस एरा में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये पेलियोजोइक इरा के पीरियड्स हैं। ठीक है, उसके बाद मीसोजोइक के आते हैं। मीसोजोइक के 3 आते हैं, ये वो हैं जिनको आप किंगडम ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। उसके बाद मैस एक्सटिंक्शन आती है। फिर सीनोजोइक, इरा के लिहाज से इस वक्त सीनोजोइक चल रहा है क्योंकि मैस एक्सटिंक्शन अभी तक नहीं आई। ये सीनोजोइक कब खत्म होगा, जब मैस एक्सटिंक्शन आएगी। ठीक है, अभी मैस एक्सटिंक्शन नहीं आई। पेलियोजी, अब इसका मतलब ये होगा कि अब आप इससे आगे मजीद डिस्कशन इरा के बारे में मजीद डिस्कशन करने से रहे। अब आप मजीद डिस्कशन इरा के बारे में नहीं कर सकते। नाउ यू विल हैव टू मूव टूवर्ड्स द पीरियड्स। पीरियड्स में आप कहते हैं कि जी मीसोजोइक के पीरियड्स रह गए। इसके पीरियड्स हैं पेलियोजीन, नियोजीन, क्वार्टरनरी, ये वो है जो इस वक्त चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि डिस्कवरी बहुत ज़्यादा है, याद रखिए इससे ऊपर तो हमारे पास अबंडेंस ऑफ फॉसिल है ना। उसकी वजह क्या है, इससे नीचे भी वैसे, क्योंकि डायनासोर के बहुत से फॉसिल्स हमें अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा फॉसिल हमें मिल रहे हैं मीसोजोइक के सीनोजोइक की राह में। उसकी वजह क्या है, अर्थ के टाइम के लिहाज से ये टाइम पीरियड अभी कुछ भी नहीं है। ये टाइम पीरियड थोड़ी सी देर का है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर आप अर्थ को 1 घंटे में कन्वर्ट कर लें तो इस टाइम पीरियड का टाइम कितना है, ये बड़ा थोड़ा सा है, जिसकी वजह से हमें बहुत एफिशिएंटली फॉसिल्स यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फॉसिल्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद पेलियोजीन जो पीरियड है, इसके इपॉक देख लीजिए, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में जाके प्राइमेट्स की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन। होलोसीन जो है वो इस वक्त का इपॉक है, जो कि ये देखिए ये वो चीज़ है जो कि मैंने एवोल्यूशन के पहले लेक्चर में भी आपसे कही थी। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है जिसकी हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये देखिए होलोसीन 0.01 मिलियन ईयर्स है, 0.01 मिलियन ईयर्स। ठीक है, ये हमारे पास वो टाइम है जो हिस्टोरिकल टाइम है, जिसमें हमें जो होमोसेपियन है वो तरक्की करना शुरू करता है, प्राइमेट्स यहाँ से डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और वो जो ह्यूमन की मैंने आपको टाइमलाइन दिखाई थी, इसमें ह्यूमन की टाइमलाइन से कई ब्रांचेस निकल रही हैं, तो वो जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ से ब्रांचिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही, क्योंकि प्राइमेट्स का ग्रुप यहाँ स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले प्राइमेट्स एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद जो है फिर 2 तरह के ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा जो है वो 3 तरह के ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा अबंडेंस में आ जाते हैं, एक मैमल्स, दूसरा एंजियोस्पर्म्स और तीसरा इंसेक्ट्स। उसके बाद बाइपीडल ह्यूमन एंसेस्टर्स। तो ये अब आप इपॉक में अगर जो है वो डिवीजन करते चले जाते हैं तो आपको हर इपॉक में नई से नई स्पीशीज़ और नए से नए कैरेक्टर्स जो हैं वो मिलते चले जाते हैं। ठीक है, इससे पिछला जितना टाइम आपके पास है उसमें आप ये देख लीजिए कि आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपके पास जो है वो सिर्फ इयॉन्स अवेलेबल हैं, इराज भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाह रहा था। वो डायग्राम ना इधर से ही बनी हुई है, इसके 12th एडिशन में, बड़ी मज़े की डायग्राम। आप अगर अर्थ को डिवाइड करना चाहें ना तो क्लॉकवाइज टाइम में आप डिवाइड करें अर्थ को, 1 घंटे के टाइम में। देखिए इन्होंने बड़ा मज़े का काम किया हुआ है। अर्थ को अगर आप 1 घंटे के टाइम में डिवाइड करें ना तो आप यकीन करें कि जो एनिमल्स हैं या वो जो पीरियड है जिसको आप कहते हैं मीसोजोइक सीनोजोइक, हमारा जो पीरियड है ना जिसमें हम इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका टाइम क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
जो 11th एडिशन है ना उसमें इसको 5 घंटे में डिवाइड किया हुआ, लेकिन चले कोई नहीं, हम इसको जो है वो उसमें डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए एनिमल्स, एनिमल्स जो हैं वो प्रोटेरोजोइक एरा में कुछ ना कुछ डेवलप होना शुरू होते हैं। ह्यूमन जो है वो सीनोजोइक से सीनोजोइक में आते हैं, ठीक है, यहाँ पर सीनोजोइक में भी यहाँ आकर अगर आप यहाँ देखें अर्थ के ऊपर, ये देखिए ब्लू कलर का, ये है ब्लू कलर का, इसमें देखें तो ह्यूमन को डेवलप हुए बेटा 5 को मिनट हुए हैं, 15, 30, 45, 60। अगर आप इसको क्लॉकवाइज देखें ना तो ह्यूमन को डेवलप हुए, चले 5 मिनट थोड़ा कम है, आप इसको 10 मिनट कर लें। ये देखें ये क्लॉकवाइज है ना, इसका ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज भी उन्होंने दिया हुआ है, क्लॉकवाइज भी दिया हुआ है, तो आप इसको क्लॉकवाइज पढ़ लीजिए। तो क्लॉकवाइज जब आप इसको देखते हैं तो जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है वो कुछ 10 को मिनट पहले हुई है। यहां से स्टार्ट कर लें, 15, 30, 45 और 60। ये वो है कि अगर आप अपनी अर्थ को, इसके पूरे टाइम पीरियड को 1 घंटे के अंदर जो है वो, ये देखिए मैं बल्कि बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ, एनिमल्स ओरिजिनेटेड अबाउट 9 minutes अगो, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, ह्यूमन अपीयर्ड लेस देन 0.2 seconds अगो, वेरी सॉरी, मैं बहुत गलत बोल गया, एनिमल्स की डेवलपमेंट जो है वो 9 minutes है, और ह्यूमन जो है वो 0.2 seconds है। बेटा क़यामत के रोज इंसान क्या कहेगा जाके अल्लाह के पास, जब अल्लाह पूछेगा कि कितना टाइम गुजारा, तो वो कहेगा दिन या दिन का कुछ हिस्सा। आप अगर इस टाइम स्केल को स्क्वीज करते जाए ना, अगर आप जिस तरह आपने अर्थ के बने हुए टाइम को 1 घंटे में समोया है, उसी तरह अगर आप इस कायनात के बने हुए टाइम को 24 घंटे में समो देना, तो भी अर्थ को बने हुए यही कोई 1 घंटा 50 मिनट 40 मिनट हुए, इतनी को देर हुई है। उसके बाद ह्यूमन की डेवलपमेंट और सारा कुछ, तो ये मैं शुरू से पहला लेक्चर, अभी मैंने ना अपना जो पहला लेक्चर था ना मेरा आप लोगों के साथ, उसको एडिट करके मैंने यूट्यूब पे डाला, ठीक है, वो जितनी भी देर का था वो तकरीबन स्क्वीज होकर 19 मिनट पे आ गया। अगर आप लोगों ने यही बात दोबारा सुननी है ना मेरे से, तो आप उस लेक्चर में जाइए और उस लेक्चर में जाके देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारी जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग एवोल्यूशन वो डीप टाइम है, और उस डीप टाइम में आप गौर कर लीजिए कि ह्यूमन की डेवलपमेंट हुए 0.2 सेकंड्स हुए हैं जस्ट, अगर आप 1 घंटे में स्क्वीज कर देते हैं तो ये जितना भी टाइम है इसमें जो सबसे बड़ी गलती लगती है वो डीप टाइम की लगती है। और ये जो आपके पास पूरा टाइम स्केल अवेलेबल है, किस किस तरह किस किस टाइम पे कौन से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, मैंने अभी आपको टाइम स्केल दिखाया है। ये टाइम स्केल काफ़ी चीज़ों में, जैसे यहाँ पर आप देखिए इन्होंने टोटल 5 आवर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। द क्लॉक टिक्स डाउन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्रेजेंट, ये इन्होंने 5 घंटों में इसको डिवाइड किया हुआ तकरीबन, तो 5 घंटों में डिवाइड किया हुआ है। उस लिहाज से भी आप देख लीजिए तो सीनोजोइक सिर्फ ये है, उसमें भी ह्यूमंस यहाँ पर आ रहे हैं जाके, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता ये लगता है कि एवोल्यूशन में साइंटिस्ट्स ने किस एंगल से स्टडी की है, और किस तरह हमें ये पता लगता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल और जो लाइफ की डेवलपमेंट है वो किस तरह रिलेट कर रही है, और कितने साल बाद जाकर एनिमल्स डेवलप होते हैं और उसके भी कितने साल बाद जाकर ह्यूमंस की डेवलपमेंट होती है, ह्यूमंस जो हैं वो एवोल्यूट होते हैं, ठीक है। ये है टोटल जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसको आप लिविंग ऑब्जेक्ट्स से साथ साथ रिलेट करते रहते हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन?
सर क्या ऐसा हो सकता है कि जो इॉन्स आपने बताया कि रॉक्स में चेंजिंग होती है, कंपोजिशन में हो जाएगी या कुछ भी, तो वो चेंज रहता है इॉन, तो एरा में तो एक्सटिंक्शन हो जाती है, तो मे बी ऐसा होता हो कि एरा में आके और उससे आगे जो पीरियड है उसमें भी रॉक्स में कुछ चेंजिंग आती हो, लेकिन इॉन्स की निस्बत थोड़ी कम आती हो, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक्सटिंक्शन की बेस पे डिवाइड कर देंगे टाइम को, तो फिर तो जियोलॉजी तो कुछ है ही नहीं, फिर मतलब जियोलॉजी तो सब्जेक्ट सर्वाइव ही नहीं करेगा, फिर तो बायो ही है सारी। इसमें कोई शक नहीं है कि जियोलॉजी में जब ये पोर्शन पढ़ाया जाता है तो उसमें बाकायदा जो है वो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया जाता है, प्लांट्स को, एनिमल्स को डिस्कस किया जाता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो आगे छोटी छोटी लेयर्स हैं ना, ये बड़ी क्रिटिकल लेयर्स हैं। मतलब आप यूँ कह लीजिए कि ज़रा सा चेंज आता है ना एलिमेंट्स में, ज़रा सा चेंज आता है हाफ लाइफ में, तो वो क्या करते हैं, वो रॉक लेयर डिवाइड कर सकते हैं। वो उनका इख्तियार है जिन्होंने बनाया है सब्जेक्ट। तो ये बात ठीक है आपकी कि हम अपनी आसानी के लिए नए से नए ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट में उसको पार्ट कर दें, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो जियोलॉजी है, अगर उसको प्योर जियोलॉजी के एतबार से देखा जाए, आर्कियोलॉजी के एतबार से देखा जाए, तो अगर वो एनिमल्स को नहीं भी डिस्कस कर रहे, तब भी उनके लिए इन रॉक लेयर्स को या इस पूरे टाइम टेबल को बनाना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि वो छोटी से छोटी रॉक लेयर को भी एक अलग टाइम यूनिट कंसिडर करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं, सबसे बड़ी बात ये ना, आप गौर करें अगर, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये है रॉक लेयर है, ये हजारों या 1 लाख साल बाद या 5 लाख साल बाद नहीं, ये इससे भी ज़्यादा टाइम लेती है पूरी रॉक लेयर बिछने में। अब अगर इतना टाइम लगता है रॉक लेयर के बिछने में, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक रॉक लेयर में भी चेंज आ रहा है तो उसको भी एक टाइम लगा है पूरा एक सरफेस पे आने में। तो जैसे जैसे आप ज़मीन के अंदर चेंज देखते हैं, आप टेक्सचर में चेंज देखते हैं, तो आपको पता लग जाता है, या हाफ लाइफ में चेंज देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि अगर इस लेयर और इस लेयर के दरमियान में बज़ाहिर टेक्सचर का फ़र्क नहीं है, लेकिन सेडिमेंटेशन टाइम का फ़र्क है, तो इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंट रॉक लेयर है। इसका मतलब ये है कि वो रॉक लेयर डिफरेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा है कि वो माइनर से माइनर डिटेल को देखते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए उसको लिविंग ऑब्जेक्ट्स में की बेस पर भी कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ जोड़ने में जो आसानी है इस टेबल को पढ़ने में, वो उन रॉक लेयर्स की लिहाज से नहीं है। जी बेटा। और कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम?